इतने हमारा पनीर ये फ्राई होगा, हम इसके लिए चीनी का पानी बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, और उसमें इतना पानी लेना है कि हमारा पनीर इसमें डिप हो जाए। फिर इसमें चीनी लेंगे, और अच्छी तरह से इसको घोलना है ताकि चीनी बिल्कुल पानी में घुल जाए। ये पानी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालकर चीनी के पानी में डिप करेंगे। तो नाज़रीन, इतने हमारे पकौड़े तैयार होते हैं। हम पनीर को पानी से बाहर निकालेंगे। फ्राई करने के बाद हम पानी में इसलिए डालते हैं ताकि पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसमें मीठे का टेस्ट आ जाए। अब हम देखते हैं कि पकौड़े फ्राई हुए हैं या नहीं। अब हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। नाज़रीन, अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे। फिर हम एक दूसरा पैन लेंगे। फिर उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। और थोड़ी सोया सॉस।
फिर इसमें पनीर के पीस डालेंगे। फिर इनको हम निकाल लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा ऑयल और लेंगे इसी में ही। इसमें दोबारा से टोमेटो सॉस लेंगे। चिल्ली सॉस डालेंगे। फिर सोया सॉस, और विनेगर। ये सब डालकर फिर हम चाट तैयार करेंगे। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे और गार्निश के लिए हरा धनिया। एक साइड में पनीर डालेंगे। और गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार है चाइनीज चाट और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चाइनीज चाट बनाने के लिए चाहिए पनीर, गोभी, गाजर, बीन्स, आलू, मटर, चिली सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, विनेगर, टमाटो सॉस, तेल, बेसन और नमक। चाइनीज चाट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में पनीर, कॉर्नफ्लोर पाउडर को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और पनीर डालकर फ्राई करें। फिर एक बाउल में गोभी, गाजर, मटर, उबली हुई बीन्स, बेसन, नमक, उबले हुए आलू और कॉर्नफ्लोर डालकर इनको मिक्स करें। उसके बाद मिक्सचर के पकोड़े बनाकर
एक प्लेट में निकाल लें। फिर एक फ्राइंग पैन में टमाटो सॉस, सोया सॉस और पनीर के पीस डालकर कुछ देर पकाएं और प्लेट में निकाल लें। फिर पैन में टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और पकोड़े डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर एक प्लेट में पनीर और हरे धनिये से सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं? अगर होना चाहती हैं तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे यदि अरविंद केजरीवाल की सफलता से पछता रहे हों तो आश्चर्य नहीं होगा। बाबा रामदेव में मौका चूकने का ख्याल बना होगा, तभी उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जंगी सभा की। दरअसल 5 सालों में रामदेव हाइपर एक्टिव रहे। उन्होंने ही पहली बार अन्ना हजारे को दिल्ली बुलाया। उनके मंच पर केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों थे। तब भी रामदेव का ख्याल पार्टी बनाने का था, लेकिन केजरीवाल होशियार निकले। उन्होंने अन्ना हजारे और रामदेव दोनों के मंच से अपने को लॉन्च किया। जुनून, जिद और 2 टूक लक्ष्य में केजरीवाल ने पार्टी बना डाली और वे हिट हुए। मतलब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव गुड़ रह गए और केजरीवाल शक्कर हुए। सो बाबा रामदेव मौका चूकने की छटपटाहट में दिखलाई दे रहे हैं। ऐसी छटपटाहट में सिविल सोसाइटी और एनजीओ की कई और हस्तियां भी है। स्वदेशी, स्वराज, पर्यावरण आदि के नाम पर बने संगठन और एनजीओ में कईयों की भीड़ बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को राजनीति में लाना चाह रही है। इनमें सर्वाधिक समर्थ रामदेव है। अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी के समर्थन के अलावा रामदेव कुछ और भी सोच रहे हैं।
चुनाव में सीधा ऐसा कमाल दिखाना चाहते हैं जिससे केजरीवाल एंड पार्टी की दुकान उठे। क्या ऐसा मुमकिन है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के तशहीर में प्रियंका गांधी को उतारेगी। उत्तर प्रदेश में आपकी तैयारियों और कांग्रेस के सफाई की फिक्र में प्रियंका को आगे करने का मंसूबा बना है। कांग्रेस को खानदान के असर वाली 3 सीटों पर सबसे ज्यादा फिक्र है। राहुल गांधी की अमेठी सीट पर आपने कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है और बीजेपी की जानिब से राजा संजय सिंह के लड़ने पर बहस चल रही है, जो अभी सुल्तानपुर से कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट हैं। ऐसे में राहुल के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। ऐसे ही सोनिया गांधी की सीट रायबरेली के लिए भी अरविंद केजरीवाल किसी दमदार खातून उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की जानिब से साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह के लड़ने पर गौर किया जा रहा है। तीसरी सीट सुल्तानपुर की है, जहां से आपकी जानिब से संजय सिंह के लड़ने की खबरें हैं। संजय सिंह आपकी कौमी मजलिस आमला में शामिल हैं और केजरीवाल ने उनको पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन के राब्ते की जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। बीजेपी की जानिब से वरुण गांधी सुल्तानपुर से इलेक्शन लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ने शहजोर अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों सीटें कांग्रेस के पहले खानदान के लिए वकार की सीटें हैं। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश की अपनी जीती 22 में से ज्यादातर सीटों को बचाने का दबाव है। ये भी बहस है कि यूपी शायद इस बार प्रियंका संभाले। भारतीय जनता पार्टी अपने को कुल हिंद सतह पर बनाने के लिए जुनूब की रियासतों में अपनी सियासी बिसात बिछा रही है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कभी भी जुनूब की रियासत में ताकत नहीं बन सकी है। हालांकि 1984 के इलेक्शन में जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबरान पार्लियामेंट जीते थे, उस वक्त भी उनका एक रुकने पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश से जीता था। पार्टी ने वेंकैया नायडू से लेकर जना कृष्णा मूर्ति और बंगारू लक्ष्मण जैसे 3 कौमी सुदूर जुनूब की रियासतों से बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनांचा इस बार पार्टी जुनूब की 4 रियासतों में हलीफ तलाश कर सियासी बिसात बिछा रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की टीडीपी रहनुमा चंद्रबाबू नायडू से तालमेल की बातचीत चल रही है। दिलचस्प हकीकत यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमा जगन मोहन रेड्डी भी बीजेपी के राब्ते में हैं और कुछ रहनुमाओं का मानना है कि तेलंगाना हामी रुख की वजह से टीआरएस रहनुमा के चंद्रशेखर राव से भी बातचीत हो सकती है। इसी तरह बीजेपी ने तमिलनाडु में जयललिता के इनकार के बाद शिकस्त नहीं मानी है। पार्टी ने 2 छोटी पार्टियों पीएमके और एमडीएमके के साथ हाथ मिलाने की तैयारी की है। रामदास बाप बेटे और वाइको दोनों का तालमेल बीजेपी से होगा। कर्नाटक में साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की वापसी कर बीजेपी ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। केरल में नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जिस तरह का माहौल बना था, उसे कैश कराने के लिए वहां की समाजी तंजीमों से बीजेपी और संघ के लिए जान बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी 6 महीने में ही एक बार फिर पार्टी में बड़ा रद्दोबदल करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निस्फ दर्जन जनरल सेक्रेटरीज तब्दील किए जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले तमाम जनरल सेक्रेटरीज को उनकी जिम्मेदारियों से आजाद किया जाएगा। अजय माकर उसकी एक मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से रहकर ही मीडिया इंचार्ज संभालना है और दिल्ली में ही इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उनके अलावा दिग्विजय सिंह, डॉक्टर शकील अहमद, मुकुल वासनिक, गुरदास कामत वगैरह पार्टी की जिम्मेदारियां छोड़कर इलेक्शन लड़ने जा सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस के कई तर्जुमान भी चाहते हैं कि उनको मीडिया ब्रीफिंग से छुट्टी मिले तो वो इलेक्शन लड़ने जाएं। पीसी चाको, भक्त चरणदास, प्रिया दत्त वगैरह इलेक्शन लड़ने जाएंगे। मेंबरान पार्लियामेंट और तर्जुमानों में संदीप दीक्षित एक मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से इलेक्शन लड़ना है। अगर इतने तमाम जनरल सेक्रेटरीज, कुछ सेक्रेटरीज और तर्जुमान पार्टी की जिम्मेदारियों से हटाकर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजे जाते हैं, तो उनकी जगह नई जिम्मेदारियां अदा करने के लिए लोग शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी, बीके हरिप्रसाद, अंबिका सोनी वगैरह की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं। राज्यसभा के कुछ और मेंबरान पार्लियामेंट को पार्टी में शामिल किया जाएगा। इस लिहाज से जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, राजीव शुक्ला वगैरह लीड जान के नाम पर गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 साबिक रियासती सुदूर के नाम पर भी गौर चल रहा है और राहुल गांधी की कोर टीम के रुकन मोहन गोपाल को भी जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की खबरें हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
कश्मीर में फौज की तैनाती के लिए रेफरेंडम कराने के प्रशांत भूषण के बयान की मुखालफत करने के लिए आज कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह से कुछ ही दूर के फासले पर बने पार्टी दफ्तर पर आज सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने हिंदू रक्षा दल का बैनर लगा रखा था। हमलावरों ने कहा कि वो प्रशांत भूषण के बयान की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने आपके दफ्तर पत्थर फेंके और लाठियों से शीशे तोड़ दिए। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद प्रशांत भूषण ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी ग्रुप के लोगों ने उनके दफ्तर में उनके ऊपर हमला किया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब प्रशांत भूषण ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात कही थी, तब तेजिंदर बग्गा नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैम्बर में जाकर उनकी पिटाई कर दी थी। प्रशांत भूषण ने आज कहा कि बग्गा बीजेपी का आदमी है। हालांकि प्रशांत भूषण ने तनाज़ात के बाद कश्मीर के बारे में दिया गया अपना बयान वापस ले लिया था। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी पार्टी के दफ्तर में हुए हमले के बाद उनके तहफ्फुज़ को बढ़ाए जाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो और उनकी हुकूमत के वज़रा या उनकी पार्टी के दिगर असम्बली अरकान अपने पुराने अज़्म पर कायम हैं और वो तहफ्फुज़ नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर खुद प्रशांत भूषण ने वजाहत कर दी थी। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ उस वक्त वो वहां सिर्फ मामूली से सिक्योरिटी जवान तैनात थे। सभी सियासी जमातों ने आपके दफ्तर पर हुए हमले की मजम्मत की है। इस बीच केजरीवाल ने असम्बली के पहले इजलास के इख्तिताम के मौके पर कहा कि उनकी हुकूमत के वज़रा और असम्बली अरकान में तजर्बा और दूरअंदेशी की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी मंशा साफ है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशत को लेकर उठ रही फिक्र का जवाब दिया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास में उन्होंने दुनिया भर से आए गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा हालत और इसके मुस्तकबिल को लेकर मायूस या खदशात में मुब्तला होने की कोई वजह नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की मईशत की बुनियाद बहुत मजबूत है। मनमोहन सिंह ने गुज़िश्ता हफ्ते की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सियासी तनाज़ात की वजह से मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उस दिन उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि तारीख उनके तय मौजूदा अपोजिशन के मुकाबले ज्यादा मुतदिल रहेगा। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि 2004 में उनके कामकाज संभालने के बाद से मुल्क की इक्तिसादी शरह तरक्की औसतन 7.9% रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक भी मुल्क की मईशत 5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मरकजी हुकूमत फरवरी के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। ये सरमाई इजलास का तौसी मरहला होगा जो 15 दिन तक चलेगा, जिसमें 10 दिन पार्लियामेंट की मीटिंग्स होंगी। ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी इजलास होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास के इफ्तिताही तकरीब से अलग सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत फरवरी के वस्त में पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास में हुकूमत मालियात से मुताल्लिक काम को निपटाएगी ताकि अगले 6 महीने तक हुकूमत चलाने के खर्च की मंजूरी ली जाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हुकूमत बदउनवानी रोकने के लिए पेश किए गए 6 बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इन बिलों को पास कराकर बदउनवानी के खिलाफ एक ढांचा बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि कमलनाथ ने इस बात से इनकार कर दिया कि इंतखाबी फायदे के लिए हुकूमत इन बिलों को पास कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अपने इंतखाबी हल्के अमेठी का दौरा बढ़ा दिया है। वो 10 जनवरी को अपने इंतखाबी हल्के के दौरे पर 1 दिन के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब वो वहां 2 दिन रुकेंगे। इस दौरान वो भारतीय स्टेट बैंक की 9 ब्रांचेस का इफ्तिताह करेंगे और वहां के रामलीला मैदान में एक अवामी जलसे को भी खिताब करेंगे। पहले दिन वो रेल नीर यूनिट और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे और रात में संजय गांधी अस्पताल के गेस्ट हाउस में कयाम करेंगे। अगले दिन वो लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली पर पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके दौरे के दूसरे दिन उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके हमराह रह सकती हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कई किस्म के इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ लीडरान का कहना है कि कांग्रेस को अपना हमला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। उसे बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी समेत किसी भी दूसरी इलाकाई पार्टी पर तनकीद नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ लीडरान का मानना है कि बीजेपी पर हमला करने से कांग्रेस का ये मकसद पूरा होगा कि बराह रास्त मुकाबला उसके और बीजेपी के दरमियान रहेगी। दूसरे इलाकाई पार्टियों के साथ सद्भाव बना रहेगा जो इलेक्शन के बाद काम आएगा। जराये का कहना है कि कांग्रेस ने ये हिकमत अमली इसी सोच के साथ तैयार की है कि ज्यादातर इलाकाई पार्टियां अपने आप बीजेपी और उसके वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को उन इलाकाई पार्टियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गुजरात में खातून की जासूसी कराए जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को उलझाने वाला ये वाहिद मसला कांग्रेसी लीडरान को दिख रहा है। तभी मरकजी हुकूमत ने आनन फानन में इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक ये कमेटी नहीं बन सकी है। बताया जा रहा है कि अदालत उस्मा के एक सुबुकदोश जज ने पहले कमेटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भरी थी, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। अब नए जज की तलाश हो रही है। ये कमेटी बनने और काम शुरू करने के 3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक इलेक्शन शुरू हो चुके रहेंगे। फिर उस वक्त इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसमें एक दूसरा पेच ये भी है कि कमेटी बनने के बाद बीजेपी इसे अदालत में चैलेंज करेगी तो वहाँ एक कानूनी लड़ाई अलग चलेगी। रामदेव और अन्ना हजारे दोनों की जनमानस पर छाप गहरी है। पिछले 4 सालों में इन्होंने जो मेहनत की, जो आंदोलन किया, उसे कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन आज इन दोनों की आभा अरविंद केजरीवाल के आगे फीकी है। इसलिए ये आगे ऐसा कुछ निश्चित ही करेंगे जिससे ये फिर वापस छाए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। बदनवानी के खिलाफ 3 साल पहले फरवरी 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तहरीक का आगाज किया गया था। अन्ना हजारे पहली बार तहरीक करने दिल्ली आए थे। उन्होंने वजीर आजम मनमोहन सिंह को खत लिखकर अप्रैल तक जन लोकपाल नाफिज करने की एक मियाद मुकर्रर की थी। तब ये तहरीक इतनी छोटी थी कि वजीर आजम ने इस पर तवज्जो देना भी जरूरी नहीं समझा था। फिर अन्ना हजारे दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे और बाबा रामदेव ने इस अनशन को हिट करवाया। उसी वक्त पहली बार दिल्ली और मुल्क के आम आवाम ने अरविंद केजरीवाल को देखा था। अन्ना की तहरीक की कामयाबी के बाद बाबा रामदेव ने भी रामलीला मैदान में अनशन किया और हुकूमत की जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त किया। तब से उनके दिमाग में एक सियासी पार्टी बनाने का मंसूबा घूम रहा था।
अन्ना अगर अनशन के जरिए पॉलिसियों को बदलने के हामी थे तो बाबा रामदेव पार्टी बनाकर सिस्टम का हिस्सा बनने और तब सिस्टम को बदलने की बात करते थे। उस वक्त केजरीवाल इन दोनों तरह के नजरियात के बीच में कहीं भी नहीं थे। तहम उनके सामने भी हांगकांग और दुनिया के दूसरे कई ममालिक के मॉडल घूम रहे थे, जहां बदनवानी मुखालिफ तहरीक सियासी तौर से कामयाब हुई थी। हालांकि केजरीवाल ने 2012 के अगस्त तक पार्टी बनाने के अपने इरादे